पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्तनत काल में कौन कौन से शासक हुए। आज हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन के स्वरूप के बारे में जानेंगे कि सल्तनत कालीन प्रशासन का स्वरूप क्या था, कौन से प्रमुख विभाग थे, कौन से प्रमुख मंत्री थे, सिक्के कैसे थे, भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। इन सभी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। एक एक करके हर बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन की संरचना से। सल्तनत कालीन प्रशासन की संरचना का सर्वोच्च भाग साम्राज्य था, जिसका प्रमुख सुल्तान हुआ करते थे। अर्थात सुल्तान प्रशासन के केंद्रीय मुखिया हुआ करते थे या केंद्रीय प्रशासन के मुखिया हुआ करते थे। उसके बाद दूसरी इकाई आती है प्रांत, जिसको इक्ता भी कहा जाता है था या सूबा कहा जाता था। इसका प्रमुख नायब कहलाता था या वली कहलाता था या भुक्ति कहलाता था। तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होते थे। इसके बाद तीसरी जो इकाई हुआ करती थी वो जिला या शिक कहलाती थी। शिकदार इसका प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। यह एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था जिसके जिम्मे जिला या शिक की जिम्मेदारी हुआ करती थी। इसके बाद अगला नंबर आता है परगना का। आमिल यहाँ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, लेकिन लगान निर्धारित करने वाला जो अधिकारी होता था वह मुशरिफ कहलाता था। इसके बाद 100 गांवों की जिम्मेदारी अमीर सदा नामक पद पर आसीन व्यक्ति को दी जाती थी। अर्थात अमीर सदा के अंतर्गत 100 गांवों का उत्तरदायित्व हुआ करता था। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी या ग्राम होती थी। चौधरी भू राजस्व से संबंधित इसका सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था ग्राम का। इक्ता प्रथा अर्थात साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांटने वाली प्रथा इक्ता। सूबों में बांटने की जो प्रथा थी उसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। हमने पिछले वीडियो में इस बात पर विस्तार से चर्चा की है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बंद कर दिया था। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं रजिया बेगम ने की थी, जिसने सूबेदारों में शक्ति वितरण की जगह केंद्रीकरण पर बल दिया था। लेकिन स्पष्ट रूप से अलाउद्दीन ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा इसे शुरू किया था, इक्ता प्रथा को। यह थी संरचना की बात। अब आइए कुछ अनछुई बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं जो इस संरचना से संबंधित है। सबसे पहले सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया हुआ करता था, यह हमने आपको अभी बता दिया। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसको मजलिस ए खलवत या विजारत कहा जाता था। विजारत का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विजारत की जो बैठक हुआ करती थी ना, सुल्तान लिया करते थे, वो मजलिस एक खास में लिया करते थे। बार एक खास में ये 3 स्थल थे जहां पर सुल्तान बैठकें किया करते थे। बार एक खास में सुल्तान साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों, अमीरों, खानों इत्यादियों से मुलाकात किया करते थे। और बार आजम ऐसा जगह था जहां पर सुल्तान अपने राजकीय कार्यों के अधिकांश भाग का संपादन किया करते थे। विजारत यह मूलतः अगर देखें तो फारस की अवधारणा थी। इसको भारत लाने का श्रेय खलीफाओं को जाता है। चूंकि
सल्तनत कालीन कहीं न कहीं, सल्तनत काल कहीं न कहीं खलीफाओं के प्रभाव में रहा। शुरुआती दौर में कुछ ज़्यादा प्रभाव था खलीफाओं का सल्तनत काल के शासकों पर। इसकी शुरुआत महमूद गजनी से होती है, मोहम्मद गौरी से होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से होती, गुलाम वंश में होती है, यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक के काल में भी हुई। तो विजारत की अवधारणा फारस की थी। खलीफाओं को भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। यह मूलतः राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, वजीर, जो कि विजारत का प्रमुख सदस्य हुआ करता था। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जो होता था विजारत का, वो वजीर हुआ करता था। और वजीर इस महत्व के अतिरिक्त राजस्व विभाग का भी प्रमुख हुआ करता था। सबसे पहले महमूद गजनी जब भारत आक्रमण करने आया तो उसने अब्बास फजल बिन अहमद को अपना वजीर नियुक्त किया था, अपने राजस्व विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था, अपने विजारत का प्रमुख नियुक्त किया था। विजारत का वैसे प्रमुख तो सुल्तान होता था, लेकिन सुल्तान के बाद विजारत में जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था वो वजीर हुआ करता था। तो गजनी ने अब्बास फजल बिन अहमद को अपना वजीर नियुक्त किया। फिरोज शाह तुगलक बगदाद के खलीफा के प्रत्यक्ष संपर्क में था, प्रत्यक्ष प्रभाव में था। इसलिए विजारत का स्वर्ण काल उसी के काल को कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में वजीर अपनी चरम अवस्था पर हुआ करते थे। अब बात करते हैं अमीरों की, क्योंकि यह एक शब्द जो है बहुत मायने रखता है सल्तनत कालीन प्रशासन को भली भांति समझने के लिए। अमीर कहते किसको हैं? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अमीर सल्तनत काल में प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। जैसे अब उसके आगे जब विभाग का नाम जोड़ दिया जाता था तब वह व्यक्ति उस विभाग विशेष का प्रमुख हो जाया करता था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसका संबंध कृषि से था। इस विभाग का जो प्रमुख व्यक्ति था वो था अमीरे कोही। इसकी इस उपाधि से एक बात स्पष्ट है कि कोही कृषि विभाग का नाम था, जो था दीवाने कोही, और अमीर उस पर आसीन व्यक्ति हुआ करता था। तो अमीरे कोही इस दीवाने कोही का प्रमुख। तो इस प्रकार नाम के संबंध में उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये तब शक्तिशाली हो जाया करते थे जब सुल्तान का उत्तराधिकारी या खुद सुल्तान निर्बल, अयोग्य, अल्पवयस्क, मतलब अगर समग्र रूप से देखें तो अगर सुल्तान कमजोर हुए
तो वहां पर अमीर प्रभावशाली हो जाया करते थे। अर्थात अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए सुल्तान का कुशल होना अनिवार्य था। ये सल्तनत कालीन प्रशासन की एक कमजोरी मानी जाती है, और इसलिए हम देखते हैं कि गुलाम वंश में किसी भी शासक का शासन काल ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। एक कारण ये भी था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी इस चीज़ को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने अमीरों का दमन कर दिया, और इसलिए उनके काल में अमीर प्रभावहीन हो गए। लेकिन लोदी वंश के शासन काल में ये अपनी चरम अवस्था पर दोबारा पहुंच गए थे। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है इस बात को कि बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था, और उनके खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। हालांकि यह उसकी उदारता को दर्शाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसने अमीरों के प्रभाव को भी बढ़ाया। तो लोदी वंश के शासन काल में ये अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गए थे। सल्तनत कालीन कानून की अगर हम लोग बात करें, तो सल्तनत कालीन कानून के 4 आधार थे। तीन आधार थे: शर्रियत, कुरान, हदीस। सल्तनत कालीन कानून व्यवस्था इन्हीं 3 धर्म ग्रंथों पर टिकी हुई थी। हालांकि अगर स्रोत की बात करें तो स्रोत 4 थे: शर्रियत, कुरान, इजमा और कयास। ये 4 स्रोत थे। सुल्तान दरबार में दो बार विशेष रूप से न्याय करने के लिए उपस्थित हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, सुल्तान इसके 3 आधार थे: शर्रियत, कुरान, हदीस। इसके 4 स्रोत थे सल्तनत कालीन कानून के: शर्रियत, कुरान, इजमा, कयास। सुल्तान दरबार में न्याय करने के लिए सप्ताह में 2 बार उपस्थित हुआ करते थे। सैनिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं, मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली सल्तनत कालीन
सैनिक व्यवस्था का आधार थी। सुल्तान की स्थायी सेना जो हुआ करती थी उसको खास खेल कहा जाता था। बारूद के गोले फेंकने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते थे वो थे मंगलीक और अर्राद। सैनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था घोड़ा। जो उच्च कोटि के घोड़े 3 जगहों से मंगाए जाते थे, तुर्की, रूस और अरब। अब बात करते हैं सिक्कों की। हमने पिछले वीडियो में जब हम लोग गुलाम या मामलुक वंश की चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने अरबी अर्थव्यवस्था को आधार बनाकर वहां की मुद्राओं जैसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। और मौद्रिक रूप से अगर इनका अनुपात देखें तो टंका और जीतल का अनुपात 1/48 हुआ करता था मौद्रिक रूप से। एक और महत्वपूर्ण बात, बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसीर थे जिनका सिक्कों पर अंकन 2 शासकों ने करवाया था। कई बार पूछता है कि बगदाद के खलीफा के नाम का अंकन किन 2 शासकों के सिक्कों पर मिला है, प्राप्त हुआ है। वो थे, पहला था इल्तुतमिश, दूसरा गुलाम वंश का ही एक शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने बहराम शाह की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी बलबन की सहायता से और अन्य तुर्कों की सहायता से। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख विभागों की। हम लोग बात कर चुके हैं कि वजीर सुल्तान के बाद सबसे ताकतवर इंसान था, जिसे जो कार्यपालिका का प्रमुख कह सकते हैं सुल्तान के बाद, जो प्रधानमंत्री की तरह हुआ करता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक, वित्त विभाग की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। दूसरा नंबर आता है मुशरिफ ए मुमालिक। यह पूरे साम्राज्य के आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। यह महालेखाकार की तरह कार्य करता था। मजमू आदर, यह उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, राजकीय कोष का प्रमुख होता था।
दीवाने मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह एक वित्त विभाग था। अगला नंबर आता है दीवाने इश्तिहाक। इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था और यह एक प्रकार का पेंशन विभाग था जो पेंशन से संबंधित कार्यों को किया करता था। अब आते हैं सैन्य विभाग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, हमने चर्चा की थी कि बलबन मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल हुआ था। उसने इसके लिए एक दीवाने अर्ज नामक सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक हुआ करता था। बलबन ने इस पद पर इमादुल मुल्क को आसीन किया था, नियुक्त किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना ज़्यादा ईमानदार था इमादुल मुल्क कि बलबन ने इसे सभी करों से मुक्त कर रखा था ताकि इसे धन की कभी कमी ना हो। सैन्य विभाग के अंतर्गत एक और विभाग आता है जो बरीद ए मुमालिक था। यह गुप्तचर विभाग हुआ करता था। अब बात करते हैं धार्मिक विभागों की। धर्म से संबंधित विभागों में सबसे प्रमुख पद जो था वो था सद्र उस सुदूर का। यह धार्मिक विभाग का सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। दीवाने रिसालत, यह भी धर्म से संबंधित ही एक विभाग था। दीवाने रिसालत। काजी उल कज़ात, सुल्तान के बाद, हालांकि वजीर मौखिक रूप से सुल्तान के बाद शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर हम लोग बात करें वो प्रैक्टिकली था और सैद्धांतिक रूप से सुल्तान के बाद काजी उल कज़ात सर्वोच्च व्यक्ति था जो सुल्तान की अनुपस्थिति में राजकाज को संभाला करता था। अगला नंबर आता है वकील दर। यह इसके ऊपर सुल्तान की निजी सेवाओं का उत्तरदायित्व था। दीवाने इंशा, यह पत्राचार का विभाग था।
तुगलक वंश में कई नवीन विभाग स्थापित किए गए, जैसे दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित एक कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी विचारधारा वाला शासक था, जिसने अनाथ स्त्रियों, महिलाओं, विधवाओं इत्यादि की सेवा के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी, जिसको दीवाने खैरात कहा गया। उसके समय में दासों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जिनकी देखरेख के लिए उसने दीवान ए बंदगान की नामक विभाग की स्थापना की। क्यों? क्योंकि बंदगान फारसी भाषा में दासों को बंदगान कहा जाता था और उन्हें सैनिकों की सेवा करने के लिए खरीदा जाता था। आइए देखते हैं अब अगला, भू राजस्व व्यवस्था। लगान की मिश्रित प्रणाली जो थी, लगान निर्धारण की मुक्ताई कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया जो मसाहत कहलाता था। मसाहत के अंतर्गत भूमि की पहले माप की जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले भूमि की माप करवाई, उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया। यह व्यवस्था मसाहत कहलाई। कर कई प्रकार के प्रचलित थे। कुछ प्रमुख करों की बातें हम लोग करेंगे, जैसे उश्र। उश्र वास्तव में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर हुआ करता था, जो कि संपत्ति का 1/40 भाग हुआ करता था। संपत्ति का ज्ञातव्य हो कि सिकंदर शाह लोदी ने जकात कर को बंद करवा दिया था। आगे जजिया कर, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर हुआ करता था। यह भी संपत्ति का 1/40 भाग हुआ करता था। विदित हो कि फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। उससे पहले किसी सुल्तान ने ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया था। यह पहला सुल्तान था। अगला आता है खम्स।
समझिएगा, खम्स एक ऐसा कारक है, कर का प्रकार था, लेकिन यह एक ऐसा कारक है जो जब कोई सुल्तान दूसरे राज्य में आक्रमण करता था तो उसकी सेना, सुल्तान की सेना के द्वारा राज्य में अत्यधिक लूटपाट मचाने के पीछे एक कारण खम्स नामक कर था। क्योंकि खम्स या तो लूट का माल होता था या गड़ा हुआ खजाना होता था। या किसी भी अन्य प्रकार से प्राप्त धन हुआ करता था जो कि लूट के रूप में आता था। जब कोई सुल्तान किसी राज्य पर आक्रमण किया या करवाया तो सेना को हाथ लगी संपत्ति को ही लूट का माल कहा माना जाता था, और उस लूट के माल से 1/4 भाग सुल्तान ले लेते थे और 3/4 भाग यदि व्यक्ति अकेले लूट रहा, व्यक्ति ने अकेले प्राप्त किया है तो उसको मिलता था, और अगर समूह ने प्राप्त किया है तो समूह में बराबर बांट दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने इस खम्स में 3/4 भाग वसूला। बाकी सुल्तान सामान्य रूप से 1/4 भाग वसूला करते थे, लेकिन इन दोनों शासकों ने 3/4 भाग वसूला। अगर लोदी वंश की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी ने लूट के धन से तो अपना हिस्सा लिया 1/4 भाग, लेकिन गड़े हुए खजाने से उसने कोई धन नहीं लिया। कोई धन नहीं लिया। इस प्रकार भू राजस्व की व्यवस्था पर संक्षेप में हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। अब आइए कुछ सल्तनतकालीन व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापार को देखने का प्रयास करते हैं। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हो गया था उस समय। अन्हिलवाड़ा, आपको याद होगा अन्हिलवाड़ा शब्द बहुत बार प्रयोग में आया है सल्तनत काल में। सबसे पहले तो सोमनाथ मंदिर के मामले में आया था, जब भीम प्रथम के शासन काल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया, और हालांकि वो सफल भी रहा। उसमें अन्हिलवाड़ा के राजा ने महमूद गजनी का विरोध किया और भीम प्रथम का समर्थन, जिसकी परिणति 1026 ईस्वी में महमूद गजनी को वापस अगला आक्रमण करने के लिए विवशता के रूप में हुई, और 1026 ईस्वी में उसका अगला आक्रमण अन्हिलवाड़ा राज्य के खिलाफ हुआ था। अन्हिलवाड़ा को व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था।
चावल के लिए, अच्छी किस्म की चावल के लिए सरसूती प्रसिद्ध थी। रेशमी रजाई के लिए सतगांव प्रसिद्ध था। और हीरे जवाहरात इत्यादि सोने चांदी पर जड़ी के काम के लिए बनारस प्रसिद्ध था। इस प्रकार हमने देखा कि सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, किस प्रकार विभागों का वितरण किया गया था, किस प्रकार नवीन विभागों की स्थापना हुई, किस प्रकार के सिक्के थे। इन सभी बातों पर हमने प्रकाश डाला। अगले वीडियो में कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।